सूरत स्टेशन पर खड़े गौरव के सर पे रॉड मारकर कोई भाग गया था। इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर मारने वाले की शक्ल देखता, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फोन के दूसरे साइड से अंकिता हेलो हेलो करती रह गई, पर गौरव कोई जवाब न दे सका। हेलो हेलो गौरव, क्या हुआ? अंकिता को बैकग्राउंड से बहुत सारे लोगों के हल्ला मचाने की आवाज आई। वो घबरा गई। उसने तुरंत फोन काटा और दोबारा मिलाया। काफी देर तक घंटी जाती रही, पर किसी ने उठाया नहीं। अंकिता ने गूगल से सूरत रेलवे स्टेशन का नंबर निकाला और स्टेशन मास्टर को कॉल मिलाया। यहाँ भी देर तक घंटी बजती रही, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। अंकिता को चिंता होने लगी। उसने अगला फोन मनु को मिलाया। मनु ने तुरंत कॉल पिक की। हाय, मुझे थोड़ा टाइम और दो, यहाँ बहुत ज्यादा रायता फैला हुआ है। मुझे वहाँ के रायते की परवाह नहीं। अब अभी के अभी सूरत पहुँचने की तैयारी करो। क्यों, क्या हुआ? गौरव ठीक तो है? नहीं, हमारे सूरत एजेंट के साथ उसका थोड़ा रूड बिहेवियर दिखाया था। पता नहीं आपने गौरव को क्या सिखा पढ़ा कर भेजा था। उसने एजेंट और उसके पार्टनर को मॉक कर दिया। 50,000 की ब्राइब दे रहे थे वो उसे, तो इस बेवकूफ ने उन्हें बता दिया कि 50 के तो उसको अंकिता मैम दे रही हैं दिल्ली में। अरे यार, ये गौरव के मुंह के साइज का ढक्कन ढूंढना पड़ेगा कहीं। वो बात की बात है। अभी वो मुझसे सूरत स्टेशन पर खड़े होकर बात कर रहा था, तो किसी ने उसको हिट किया और कॉल कट गया। अब दोबारा मिला रही हूँ तो कोई उठा ही नहीं रहा। आप कुछ करो ना। मनु अभी अफसाना की परेशानी से रिकवर होने की कोशिश में था। शिवानी ऑलरेडी उसे धमकी दे चुकी थी कि वो बहुत जल्द उसे मिलने आएगी और उसकी रास लीला का दी एंड करेगी। इधर गुंजन करके कोई आदमी था जो इंश्योरेंस क्लेम कर रहा था। इन सबके ऊपर चेरी ऑन द केक की तरह जलंधर का एजेंट जग्गी गायब था। फिर भी मनु ने अंकिता को तसल्ली दी। ओके, तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। जरूरत पड़ी तो मैं चला जाऊंगा। हाँ प्लीज, एंड डोंट वरी अबाउट द एक्सपेंसेस, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। बट कैसे भी करके नेक्स्ट 12 आवर्स में गौरव से मेरी बात करवाओ। 12 आवर्स में क्या होने वाला है? ऑफिस में टाइम बॉम्ब लगा है क्या? कह सकते हो। मुझे आज रात से पहले रिपोर्ट फाइनल करनी है। अब कुछ करो फॉर गॉड सेक। अपने कांटेक्ट से पता करवाओ। मैं सूरत के ऑफिस स्टाफ प्लस हमारे एजेंट का नंबर व्हाट्सएप कर रही हूँ। अंकिता ने तो अपनी जिम्मेदारी मनु पर फेंक दी और खुद निश्चिंत हो गई। लेकिन मनु टेंशन में टहलने लगा। अफसाना उसे पेंडुलम की तरह इधर से उधर वॉक करते देख बेचैन होने लगी। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती, पर फिर कहीं मनु डांट न दे ये सोचकर चुप ही रहती। मनु एक के बाद एक फोन मिलाने लगा, लेकिन किसी ने भी उसका फोन नहीं उठाया। सूरत एजेंट हिरेन पटेल ने फोन काटकर एक मैसेज भेज दिया कि आई एम ड्राइविंग, कॉल यू बैक लेटर। मनु पहले ही एजेंट पर डाउट कर रहा था, अब उसका शक और बढ़ गया। अफसाना, ध्यान से सुनो। मुझे अभी फौरन सूरत के लिए निकलना होगा, इसलिए तो मैं। लेकिन सर, गोल्डन टेम्पल तो रात ही 8 बजे है। मतलब? सर जी, ट्रेन 8 बजे है ना। तुम मेरे ट्रैवल में अपना दिमाग मत लगाओ ब्यूटी क्वीन। मैं फ्लाइट से जाऊंगा, तुम बस इतना करो कि। बट सर, फ्लाइट भी तो आपको अमृतसर से पकड़नी होगी ना। वहाँ तक टैक्सी से भी जाओगे तो 1 घंटा तो लगेगा। फिर भी आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी, वाया दिल्ली ही जाना पड़ेगा। एक मिनट, तुम्हें इतनी नॉलेज कैसे है रेलवे की? यहाँ जॉब करने से पहले किसी पैसेंजर ट्रेन में टीटी थी तुम? नहीं सर, वो मेरा फ्रेंड है जी एक। वो रेलवे में जॉब करता है और वहीं गुजरात ही रहता है। गुजरात रहता है तो तुम्हें कैसे मिल गया? इंस्टा से। वेरी गुड। अब मुझे फ्लाइट तो इंस्टा से नहीं मिलेगी ना, उसके लिए तो मुझे एयरपोर्ट ही जाना होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम। लेकिन सर, फ्लाइट से। अबे चुप, बार बार बात काट रही है। अफसाना सहम गई। अब मैं बोलूंगा, तुम सुनोगी। अगर समझ आया तो मुंडी हिलाओ। अफसाना की आंखों में आंसू भर आए। वो सर ऊपर नीचे करने लगी। गुड। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम जग्गी और पियून को 30 डेज का नोटिस दे दो। दोनों इन 30 डेज में या तो इस जॉब के लायक बने और या जॉब छोड़ दे, समझी? अफसाना की आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। उसने फिर मुंडी हिला दी।
इसके बाद तुम कोई और ऑफिस स्पेस पता करो। यहाँ से ऑफिस चेंज करने का प्रोसेस जल्दी होना चाहिए। ऑफिस चेंज करने के बाद न्यू ऑफिस में इंटरव्यू स्टार्ट करवाओ। आई होप तब तक मैं फ्री होकर आ जाऊंगा। अफसाना ने फिर सर हिला दिया। मनु उसके पास गया, टेबल पर बैठा और उसके सर पर हाथ रखा। किसी की बात नहीं काटते ना, बैड मैनर्स होते हैं बेटा। अफसाना के आंसुओं का नांगल डैम टूट गया। वो फफक के रो पड़ी। मनु ने अपना रुमाल दिया और उसके चुप होने का वेट करता रहा। वो रोती रही। मनु ने इस बीच 2 बार अपनी घड़ी भी देख ली। फाइनली वो चुप हुई तो मनु ने पूछा, अच्छा आप बताओ क्या कहने वाली थी? नहीं, पहले ये बताओ कि इतना क्यों रोई? मेरा डांटना बुरा लग गया? नहीं सर, कोई बात नहीं। वो मुझसे किसी ने ऐसे बात नहीं की ना, तो इमोशनल हो गई। अब्बू को पता चला तो पता नहीं क्या कर देंगे। मन्नू को अफसाना के बाप के साथ साथ माँ की मुस्टंडे भी याद आ गए। वो अच्छे से समझ रहा था कि ये लोग क्या कर सकते थे। मन्नू अंदर से डरा हुआ था पर बाहर से नौटंकी करके बोला, क्या कर देंगे मतलब? तुम्हारी जॉब छुड़वा देंगे, किसी से निकाह करवा देंगे। तुम गुजरात वाले को मैसेज डाल दोगी कि तुम्हें भूल जाए। नहीं सर, मैं उसे ऐसे नहीं भूल सकती। आप वो सब छोड़ो, आपको लेट हो रही है ना, अब जाओ। मैं तो बस इतना कह रही थी कि यहाँ से अमृतसर जाओगे तो भी आपको डायरेक्ट सूरत की फ्लाइट नहीं मिलेगी। आप यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली जाओ ना, वहाँ से एयरपोर्ट जाना और सूरत की फ्लाइट ले लेना। मन्नू को ये आइडिया अच्छा लगा। वो बेकार ही अफसाना पर चिल्ला दिया। अगर उसकी बात सुन ही लेता तो कितना टाइम बच जाता। पर वो ये भी जानता था कि यहाँ की डे टाइम ट्रेन्स हर छोटे बड़े स्टेशन पर रुकते हुए चलती हैं। मन्नू ने आगे बढ़कर उसके माथे पर किस किया। आई एम सो सॉरी डियर, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अफसाना तुरंत किसी बच्चे की तरह मुस्कुरा दी। मन्नू ने टाइम देखा। 1 बजे मन्नू टैक्सी में बैठकर सुपर फास्ट स्पीड से दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ उड़े जा रहा था। इधर बनारस से निकली वंदे भारत प्रयागराज क्रॉस कर चुकी थी। शिवानी और रुचि एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर सो गई थी। मीरा कभी इधर तो कभी उधर देख बोर हो रही थी। उसे अपना फोन बहुत याद आ रहा था। वो उठी तो शिवानी की नींद टूट गई। मीरा ने बाथरूम जाने का इशारा किया तो शिवानी फिर निश्चिंत होकर सो गई। 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि शिवानी को मीरा के चिल्लाने की आवाज आई। शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे टच करने की? शिवानी ने देखा कि 24-25 साल का लड़का और उसकी माँ मीरा से बहस कर रहे थे। मेरे बेटे ने तुमको हाथ भी नहीं लगाया है। ज्यादा उड़ो मत, बहुत जानती हूँ मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को। शिवानी बीच में कूद पड़ी। लड़कियों के बारे में तो आप बहुत जानती हो आंटी, पर जरा अपने बेटे के बारे में भी जान लेती तो अच्छा होता ना। तुम कौन हो? तुमसे किसने कहा बीच में बोलने को? बताऊंगी वो भी। पहले मीरा तुम बताओ क्या हुआ था। अरे ये क्या बताएगी? अपने मन से कहानियां बना रही है। अब तक रुचि भी उठ चुकी थी पर वो बीच में बोलने के बजाय कैट फाइट के मजे ले रही थी। नहीं दीदी, मैं कोई कहानी नहीं बना रही। मैं वॉशरूम से वापस आ रही थी कि इनके बेटे ने मेरा रास्ता रोका और मुझे। अरे मेरा बेटा सो रहा था, कुछ नहीं किया उसने। 1 मिनट चुप हो आंटी। बताओ मीरा, डरो नहीं, खुल के बोलो। ये मुझे गंदे इशारे कर रहा था, फिर हाथ से पकड़ने की कोशिश करने लगा। झूठ झूठ झूठ, सब झूठ। ये बहस बढ़ती ही जा रही थी। इससे पहले कि शिवानी उस लड़के को थप्पड़ मारती, टीटी आ गया और बहस शांत करवाने लगा। काफी देर तक दोनों को समझाने के बाद भी जब वो लोग नहीं माने तो टीटी कोच की कैमरा रिकॉर्डिंग देखने के लिए चल दिया। देखिए मैडम, मैं भी यहाँ की कैमरा रिकॉर्डिंग मंगवाता हूँ। अगर आपके बेटे ने कोई बदतमीजी की होगी तो मैं आपको कानपुर स्टेशन पे उतार दूंगा। अगर इसने इस लड़की की उंगली भी छुई होगी तो ये आज से मेरा बेटा नहीं। पर आप ये भी बताओ कि अगर ये लड़की झूठ बोलती पकड़ी गई तो क्या होगा? क्या तब भी आप इन्हें अगले स्टेशन पर उतारोगे? टीटी कंफ्यूज हो गया। कुछ देर सोचने के बाद वो दोनों टीम्स को अपनी अपनी सीट पर बिठाकर चला गया। मीरा डर से कांपने लगी। शिवानी ने उसको तसल्ली दी कि चाहे जो हो जाए वो उसका सपोर्ट करना बंद नहीं करेगी।
लेकिन घाट पर हुए कांड के बाद से रुचि थोड़ी डरी हुई थी। उसे मीरा की बातों पर उतना यकीन नहीं था। शाम 5:30 बजे टीटी वापस आया और अपने छोटे से टैबलेट में कोच की रिकॉर्डिंग प्ले करने लगा। उस लड़के की मां के साथ साथ बाकी पैसेंजर्स को भी इस वीडियो में इंटरेस्ट आ गया था, पर टीटी ने सिर्फ शिवानी और आंटी को अलग ले जाकर उसके सामने वीडियो प्ले की। दोनों ने देखा कि मीरा कुछ गुनगुनाती हुई वॉशरूम से आ रही थी कि तभी उसने बड़ी अजीब निगाह से उस लड़के को देखा। टीटी ने तुरंत एंगल चेंज कर दूसरी साइड का कैमरा लगाया। इस व्यू में वो लड़का सोता साफ देखा जा सकता था। शिवानी के चेहरे पर शर्मिंदगी आने लगी। उसे लगा कि आंटी अब चिढ़ेंगी, पर आंटी ध्यान से वीडियो देख रही थी। अचानक मीरा के चेहरे का रंग बदला। वो अजीब सी दिखने लगी। उसकी आईब्रोज ऊपर को उठ गई, जॉलाइन खिंच गई। मुट्ठियां भींचते हुए उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि वीडियो में साउंड नहीं था, पर फिर भी शिवानी और आंटी को फील हो गया कि मीरा एक्टिंग नहीं कर रही थी, बल्कि सच में चिल्ला रही थी। आई एम सॉरी आंटी, मैंने आपको इतना कुछ बोल दिया। शिवानी किसी भी तरह की गाली खाने के लिए रेडी थी। एक बात बताओ, तुम्हारी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है क्या? शिवानी ने हिचकते हुए उसकी सारी कहानी आंटी को बता दी। तभी इसके ब्रेन पर ट्रॉमा है। हमें डाउट तो था, लेकिन अभी जैसा हुआ वैसा देखकर यकीन हो गया है। हम इसे दिल्ली ले जाकर ट्रीटमेंट करवा देते हैं। आप प्लीज टीटी से कहिए कि आपने हमें माफ किया। आंटी ने पूरी बात सुनने से पहले ही ना में गर्दन हिलानी शुरू कर दी। नहीं, बाकी पैसेंजर्स के लिए और इस लड़की की खुद की सेहत के लिए भी ये ठीक नहीं है कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाए। तुम इसको टैक्सी से दिल्ली लेकर जाओ बेटा। मुझे इस बच्ची से सिंपैथी है, लेकिन मैं अपने बेटे की इंसल्ट भूल नहीं सकती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शिवानी लाख बहस करती रही, पर आंटी नहीं मानी। उन्होंने इसी बात का एहसान जता दिया कि वो बाकी पैसेंजर्स के सामने लड़की को पागल नहीं बोलेंगी। शाम 7 बजे शिवानी रुक। वंदे भारत उन्हें छोड़कर कब की जा चुकी थी। मीरा गिल्ट में घुट रही थी। वो शिवानी और रिची को बिना बताए उस रेलवे ट्रैक पर उतरने लगी जहां ट्रेन आने वाली थी।